नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जहां उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद उसी कार्यक्रम में पौधारोपण किया। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम देहरादून की ओर से रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने इस दौरान पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पौधारोपण करना महत्वपूर्ण है। मैं अपने और सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे लिए फूलों के बजाय पौधों को लेकर आएं। हमें हर मौके पर पौधारोपण करना चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि हमारा लोक पर्व हरेला प्रकृति के संरक्षण और पौधारोपण को समर्पित है। हरियाली, पेड़ पौधे, जंगल के संरक्षण की बदौलत आज हमें शुद्ध जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का लाभ मिल रहा है। एक और जहां दुनिया विकास की ओर लगातार बढ़ रही है, विज्ञान नई ऊंचाइयों पर छू रहा है, वहीं हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पौधारोपण जैसे कार्य भी करने होंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्साह और जोश हमें हमेशा उससे ऊर्जा मिलती है और आपकी ऊर्जा का राजधानी को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाने के लिए अधिक से अधिक काम आएगा। इसके लिए हमें सर्वश्रेष्ठ देना होगा। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व के तहत 1 महीने तक कई स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे जीवन में इस्तेमाल होने वाली आज की कई संसाधन हमें प्रकृति ने उपलब्ध कराई हैं। हम प्रकृति को इस तरह से सुरक्षित और फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए और प्रकृति को सेवा और खुद को सुख प्राप्ति किस तरीके से हो, ये चीज़ हुई। तो वहीं दून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अब इलेक्ट्रिक बसों से सफ़र का लुत्फ उठाने को मिलेगा। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ISBT की तरफ से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बसों को रवाना किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि 5 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन इकोनॉमिक और इकोलॉजी का संतुलन है। उन्होंने कहा कि बसों के संचालन से डोईवाला जॉली ग्रांट जाने वाले यात्रियों को जहां सुगम, सुरक्षित और सस्ती यात्रा मिलेगी, वहीं क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के संकल्पों को भी साकार करने में मदद मिलेगी। इस दौरान डीएम सोनिका ने बताया कि ISBT से जॉली ग्रांट के लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के बीच काम किया जाएगा और इस दौरान इन सभी को 5 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी और यात्री इन बसों का लुत्फ उठा सकेंगे। यात्रा होगी और हमने साथ में यह भी संकल्प लिया है कि इस बार का हमारा हरेला पर्व ये पूरा हम लोग 16 जुलाई से प्रारंभ करके इसको पूरे 1 माह तक चलाएंगे और उस कड़ी में पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलेंगे। जल संचय के लिए जो जरूरी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर काम होगा। साथ में देहरादून शहर ये हमारा क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बने, इसके लिए एक अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हमारे नगर निगम के मेयर गामा जी ने, उनकी पूरी टीम ने। ब्रिटेन में बात अब मसूरी की कर लेते हैं, जहां नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसको लेकर जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रभारी प्रदेश संगठन के जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अब आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में बूथ स्तर का संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है, जिसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार संगठन का विस्तार कर लोगों को आम आदमी पार्टी की नीति से अवगत कराया जा रहा है। इस दौरान जोत सिंह ने उत्तराखंड में हो रहे घोटाले को आयोग को बताते हुए कहा कि 2017 में त्रिवेंद्र रावत की सरकार से लेकर और अब तक जितनी बार भी सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई हैं और सरकार की तरफ से जिनके नाम लाखों रुपए लोगों ने वसूल लिए गए हैं, उसके बाद पेपर लीक करके घोटाले किए गए हैं। घोटाले करने में किन लोगों के साथ कौन कौन से अधिकारी सम्मिलित हैं, इन सब की जाँच 2017 से अब तक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मांग की है कि जांच में पारदर्शिता अपनाएं और आप नेता ने कहा कि राज्य सरकार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी दर दर
बेरोजगार लोग दर दर भटक रहे हैं और सरकार लगातार बेरोजगारों के लिए न्याय और उनके साथ धोखा करने का काम कर रही है और उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इस दौरान इस मौके पर उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रभारी प्रदेश संगठन ज्योति सिंह बिश्र के कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास प्रदेश में 19 विधायक होने के बाद भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। कांग्रेस के अंदर ही अंतर्कलह के कारण कांग्रेस लगातार लोगों के बीच अपनी जगह नहीं बना पा रही है। कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का काम पूरी तरह से अच्छे ढंग से नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने जा रही है। इस दौरान उन्होंने अभी 2 राज्यों में सरकार है और अगला लक्ष्य हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का है। इस दौरान उन्होंने अपने और राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर अपनी नीति साझा की और प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को जोर शोर से शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर संगठन का नए सिरे से गठन करने के साथ, संगठन का विस्तार करने के साथ उन क्षेत्रों में जहां जहां पार्टी के प्रत्याशी पार्टी छोड़कर चले गए, वहां पर विशेष ध्यान देकर के लोग कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने का काम करेगी और उनको आगामी जो निकाय चुनाव है उसके लिए तैयार करने के लिए आज मसूरी में हमने बैठक बुलाई है। बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां मां नंदा देवी परिसर में सावन मेले का आयोजन किया गया। इस सावन मेले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें कि कुमाऊनी संस्कृति और परंपराओं को विकसित करने के लिए उनको संरक्षण करने के उद्देश्य से अल्मोड़ा महिला कल्याण संस्था की तरफ से मां नंदा देवी परिसर में सावन मेले का आयोजन किया गया। सावन मेले में सूट, रंग वाली पिछोड़ी, विभिन्न प्रकार के व्यंजन और बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल के स्टॉल भी लगाए गए। साथ ही संस्था की तरफ से विभिन्न प्रतियोगिताएं पूरी कराई गई, जिसमें एपण प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और शैली सजाओं से प्रतियोगिता में सजी रही दुल्हन सजाओं और प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष रीता दुर्गापाल ने बताया कि संस्था की तरफ से हर साल सावन मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को ही अपने सांस्कृतिक और परंपराओं को रूबरू कराना है। साथ ही उनकी तरफ से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं को भी पेड़ बांटे गए। प्रतिभाग करने वाली महिलाओं ने कहा कि सावन में अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हमारी जो कुमाऊनी संस्कृति है उससे लोगों को रूबरू कराना, विशेषकर कन्याओं को और बालिकाओं को, इनको जो भी बच्चे आज की पीढ़ी जो है उसको रूबरू कराना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। ये सावन का मेला अब शुरू हो गया है और इसमें हम लोग क्या कहते हैं, मैं कुमाऊँ दुल्हन बन के आई हूँ और इसमें हम लोगों ने व्यंजन का भी वो कर रखा है, व्यंजन की भी व्यवस्था की है। तो मतलब जितने भी हमारे दर्शक गण लोग आए हैं वो हमारे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। बुलेटिन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पत्थर गिरने के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इस बंद हाईवे का निरीक्षण किया। बता दें कि जिले में देर रात से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन और लगातार मार्ग बाधित हो रहे हैं। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश से गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास भारी मात्रा में मलबा आ गया, इससे हाईवे बाधित हो गया। मलबा आने से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। दरअसल उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर पिछले 30 घंटों से लगातार भूस्खलन जोन सक्रिय है। बंदरकोट के पास करीब 100 मीटर के हिस्से में हाईवे पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते पहाड़ के पास बड़ा पत्थर गिरने के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे बंदरकोट के पास बंद किया गया। कुछ लोग जान का जोखिम डालकर सफर कर रहे हैं और प्रशासन ने रूट को देवीधार फोर्ड उत्तरकाशी मार्ग से डाइवर्ट किया है। तो वहीं जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने बंदरकोट में बंद पड़े सड़क का निरीक्षण किया। यहां करीब 200 मीटर पर पहाड़ी से रुक कर पत्थर गिरने से कुछ देर बाद खुलने के लिए रास्ता खोला गया और फिर से बंद कर दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि BRO को निर्देशित किया गया है कि यहां सावधानी के साइन बोर्ड लगाए जाएं और जो भी सड़क मार्ग को सुचारू करने के लिए सड़क के दोनों ओर JCB मशीन तैनात रखने के भी इस दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए।
बुलेटिन में बात अब ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है। आपको बता दें कि लगातार मलबे और पानी की वजह से ये नेशनल हाईवे बंद है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों के लिए बारिश का मौसम एक बार फिर से परेशानी का सबब बन रहा है। कहीं पुल टूट रहे हैं तो कहीं मकानों पर आफत गिर रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ों के तमाम प्रमुख रास्ते ठप हो रहे हैं और या फिर ये प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कि 4 धाम यात्राओं को समेत पर्यटकों और स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग पंचपुलिया के पास सड़क पर भारी मलबा और पानी आने से हाईवे कई घंटों तक पूरी तरह से बंद रहा। ऐसे में कई घंटों से अधिक समय से हाईवे बंद होने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। हालांकि एनएच की मशीनों की मदद से हाईवे को खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन पानी अधिक आने से हाईवे खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां एक युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पौड़ी के चौबट्टाखाल विधानसभा के सतपुली तहसील में शादी का झांसा देकर पहले प्रेमी ने युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी से इनकार कर दिया। इस संबंध में युवती और उसके परिजनों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान पीड़ित युवती का कहना है कि पहले तो युवक ने उसे शादी करने का वादा किया था, जिसके बाद युवक ने बहला फुसलाकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब युवती गर्भवती हो गई तो उसके शादी से इनकार कर दिया। युवती और उसके परिजनों का कहना है कि युवक की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो वहीं एसडीएम सतपुरी संदीप कुमार ने बताया कि युवती की तहरीर पर नायब तहसीलदार को जाँच के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही युवती और उसके परिजनों की सुरक्षा के लिए भी राजस्व निरीक्षक को निर्देश दे दिए गए हैं। सर ये मामला गोरली का है और वो लड़का सुनील कुंडलिया है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और धमकी दी ऊपर से कि मैं तुझे और तेरे परिवार को मार दूंगा। और मजदूर आदमी हूँ मैं सर। मेरे लड़की के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रखा है सर। और ये सुनील कुमार कुंडलिया द्वारका प्रसाद जी का लड़का और मेरी लड़की के साथ बुरा व्यवहार करके अब उसको धोखा देना चाह रहा है सर। उसने धमकी दे रखी मेरी लड़की को कि माता पिता के पास बोला तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तेरा पूरा परिवार को उड़ा दूंगा। इसमें अभी मुझे हाल ही में एक तहरीर प्राप्त हुई है जो मेरे क्षेत्र अंतर्गत है। तो इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसमें मैं नायब तहसीलदार लेवल से जांच करवा रहा हूं। इसमें जो भी होगा आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो पूर्ण रूप से अमल में लाई जाएगी। रिटर्न में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से लगातार उत्तराखंड में अवैध तमंचे लाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में लाए जा रहे अवैध तमंचों की शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्र अधिकारी और कोतवाली काशीपुर की तरफ से टीम का गठन किया गया, जिसमें एसओजी और पुलिस की टीम को संयुक्त रूप से लगाया गया। इसी को लेकर पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी कि मुखबिर की सूचना पर मोहल्ला अली खां स्थित करबला के मैदान में 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर के 5 तमंचे और 3 कारतूस बरामद किए और सफलता पाई। इस दौरान कोतवाली परिसर में घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि यह लोग उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और इसी गरज में किसी अन्य को सप्लाई करने आए थे। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों संदिग्धों ने अपना नाम मोहम्मद नावेद उर्फ आलम और दूसरे ने अपना नाम जावेद बताया। एसएसपी श्री चंद्रमोहन ने बताया कि इन दोनों पर उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस दोनों पर गैंगस्टर लगाने की सोच रही है, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में भेजकर जेल भेजने की तैयारी कर रही है और पुलिस अब इस मामले में आगे जांच में जुटी हुई है। जो अवैध असला किसी भी तरह से खरीदते हैं, बेचते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो इसमें टीम का गठन किया गया, जिसमें सीओ काशीपुर, कोतवाल काशीपुर टीम में थे और बाकी अन्य भी कर्मचारी थे। और कल 2 व्यक्तियों को 315 बोर के 5 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस 315 बोर के तमंचे और जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया गया है।
बुलेटिन में बात अब खटीमा की कर लेते हैं, जहां एक छात्र नेता पर बीते दिन उनके 5 दोस्तों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। इस दौरान पुलिस ने उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बता दें कि खटीमा के बीजेपी नेता राजगौरव सोनकर की तहरीर पर 12 जुलाई को खटीमा कोतवाली में खटीमा निवासी छात्र नेता दीपक मुंडेला सहित उनके 5 साथियों पर मारपीट और SC/ST एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में संबंधित अधिकारियों की तरफ से जांच भी की जा रही थी, साथ ही उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन 5 आरोपी हाजिर नहीं हो पाए। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर की तरफ से तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश पर पुलिस और SOG की टीम ने छात्र नेता दीपक सहित उनके साथ 5 आरोपियों को नैनीताल से गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं खटीमा के CO भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि 12 जुलाई को राजगौरव सोनकर की तरफ से SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें 5 लोगों का नाम लिया गया था। उन्होंने बताया कि 5 आरोपियों को नैनीताल से गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जो 12/7/2022 को यहाँ पर एक SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ था, ये गौरव सोनकर से, तो उसमें जो है 5 लोग नामजद थे। उनको जो है कल उनको 41 का नोटिस दिया, वो घर पर भी नहीं मिले थे। फिर उसके बाद जो है उनकी 55 CRPC का नोटिस देकर के कल SOG ने उनको नैनीताल से सुबह 9:30 बजे गिरफ्तार किया। बुलेटिन में बात अब उत्तराखंड में कोरोना के मामलों की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन कोरोना के 334 नए मामले देखने को मिले थे। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में अब तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 334 नए मामले मिले थे, जिनमें 53% मामले देहरादून से ही सामने आए थे। यह संक्रमण दर 25% पहुंच गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार बता रही है कि राज्य में अभी भी कोरोना महामारी का खतरा पूरी तरह से बना हुआ है। ऐसे में अस्पतालों और विभागों को भी तैयारियां फिर से शुरू कर दी गई हैं। कोरोना के चंगुल से बचने के लिए पहले जैसे कि सतर्कता बरतना बताया गया है। तो वहीं स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट का कहना है कि 1 हफ्ते से राज्य में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। हालांकि कोई मरीज ज़्यादा गंभीर नहीं है। पहले जैसे स्थिति अभी मरीजों में नहीं देखी गई है। DG हेल्थ इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना फैलने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि जिन लोगों को कोरोना का टीका लगा है उनमें वायरस घातक नज़र नहीं आ रहा है। लोगों को जागरूक करना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसमें IEC मटेरियल हर जगह डिस्प्ले हो रहा है और आप लोगों के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी IEC मटेरियल जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के केसेस में ज़रूर आजकल केस बढ़ रहे हैं 1 हफ्ते से, पर ये भी बताना चाहूँगी कि ये माइल्ड और मॉडरेट श्रेणी में आ रहे हैं। सीवियर इलनेस कम में रिपोर्ट हो रही है और जिनमें सीवियर इलनेस हो भी रही है वो कोमॉर्बिडिटी के भी पेशेंट। बुलेटिन के आखिरी में बात उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर खुद CM पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। मैदानी से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मौसम विभाग ने अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने के साथ ही जिले अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। अगले 24 घंटे को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसको देखते हुए सभी को अलर्ट रहने के निर्देश CM पुष्कर सिंह धामी ने दिए। उन्होंने कहा कि सड़क के पास अगर बारिश के चलते लैंडस्लाइड से वे सड़क बंद हो जाती हैं तो उसको लेकर जगह जगह प्रदेश में JCB तैनात कर दी जाए। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो इन इलाकों में 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। बागेश्वर में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने और अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं बागेश्वर में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। बागेश्वर में 30 जुलाई को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक जा सकता है। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से नैनीताल में 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं इन दिनों नैनीताल में न्यूनतम तापमान
16 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है और अधिकतम तापमान की बात करें तो यह 18 से 19 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। 1 अगस्त को नैनीताल में गरज के साथ 1 या 2 बार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। देखिए, हमारे जो भी मौसम के अलर्ट आते हैं, मौसम विभाग द्वारा जो भी पूर्वानुमान बताए जाते हैं, उसके अनुसार हम लोग लगातार काम करते हैं। और इस बार पहले से ही, क्योंकि हर बार ये जो बरसात का सीज़न होता है, बरसात का समय होता है, हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि अधिक वर्षा होना, अधिक अतिवृष्टि होना, भूस्खलन होना, ये हमारे यहाँ की सामान्य घटनाएं हैं और इन पर हम लोग लगातार, आपदा प्रबंधन विभाग हमारा लगातार इस पर काम कर रहा है। हमारे देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।